हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हायर एजुकेशन में यूजी नेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और एक महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है ये हायर एजुकेशन में। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आपके लिए जॉब के द्वार खोलती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरे देश में, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, जहाँ भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स होगी। आप अप्लाई कीजिए और जॉब का आनंद लीजिए। हर साल यूजी नेट जेआरएफ की परीक्षा 2 बार आयोजित की जाती है, जून और दिसंबर में। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और नेट और जेआरएफ के बाद क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, नेट और जेआरएफ में दोनों में क्या फ़र्क है, क्या करियर के ऑप्शंस होंगी, कौन कौन सी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होगी, और नेट सर्टिफिकेट की क्या कोई वैलिडिटी रहती है, जेआरएफ कब और कितने टाइम तक कितना पैसा आपको मिलता है, इन सभी चीज़ों को और इससे जुड़े हुए एग्ज़ाम से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं, सिलेबस, क्राइटेरिया, जॉब्स का क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया, इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट का एग्ज़ाम होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट एंड जेआरएफ दोनों, बोथ। अगर आप बोथ को सिलेक्ट करते हैं, अगर आप एज क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है जेआरएफ के लिए, लेकिन नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, एमए मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप एग्ज़ाम तब तक दे सकते हैं जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता। नेट के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एज की लिमिट है, वो 30 ईयर्स है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है। और जो ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ट्रांसजेंडर और वीमेन कैंडिडेट के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए एज लिमिट 5 साल ज़्यादा है। मतलब अब 35 साल तक जेआरएफ एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। रिलैक्सेशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स विद रिसर्च एक्सपीरियंस। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास एक्सपीरियंस होगा रिसर्च का और डिपार्टमेंट से उनके पास सर्टिफिकेट होगा कि इन्होंने रिसर्च की है किसी रेलिवेंट फील्ड में, तो उन्हें भी 5 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता है अगले 5 सालों तक, 35 साल तक। 3 years रिलैक्सेशन इन एज विल बी परमिसिबल टू द कैंडिडेट विद एलएलएम डिग्री। मास्टर ऑफ लॉ जिसने की होगी उसे 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। वो 33 साल तक फॉर्म भर सकता है जेआरएफ का। नेट का तो लिमिट नहीं है, आप भर सकते हैं जब तक आप देना चाहें। A relaxation up to 5 years is provided to the candidates who have served in the armed forces subject to the length of service in the armed forces up to the first day of the month in which the concerned UC net is to be held। आर्म फोर्स में जो कैंडिडेट हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं यूसी नेट जेआरएफ के लिए, उनके लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन होगी। टोटल एज रिलैक्सेशन ऑन द अबव ग्राउंड शैल नॉट एक्सीड 5 years अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। 5 साल से अधिक रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को किसी भी सर्कमस्टांसिस में नहीं दी जाएगी। मतलब 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए कोई लिमिट नहीं है। फॉर्म भरते वक्त आप वहाँ ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, नेट एंड जेआरएफ बोथ, और ओनली फॉर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। अब हम बात करते हैं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो स्कीम है, इसके तहत कैंडिडेट्स को जेआरएफ कब से मिलना शुरू होता है, स्कॉलरशिप मिलना कब से शुरू होती है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ यूसी अंडर वेरियस स्कीम्स।
subject to their finding placement in universities, IITs, and institutions. The validity period of offer will be 3 years with effect of the date of the issue of JRF award letter. मतलब कि आपने JRF क्वालिफाई कर दिया है तो अगर आपको लेटर इशू हो जाता है, जो इशूइंग डेट उस पर मेंशन होगी, उसके अगले 3 सालों तक आप की JRF की वैलिडिटी रहेगी। मतलब आपको उन 3 सालों के भीतर किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना होगा, एमफिल या पीएचडी में, रिसर्च में। और अगर आप उसमें दाखिला ले लेते हैं तो उसके बाद आपको JRF मिलना शुरू हो जाता है। हाउएवर for those candidates who have already joined MPhil PhD, the date of commencement of fellowship shall be from the date of declaration of net result or date of their joining, whichever is later. लेकिन अगर ऐसे कैंडिडेट जो पहले से ही रिसर्च में हैं, एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, उनको उसी डेट से JRF मिलना शुरू हो जाएगा जिस डेट को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है या जिस डेट को उसने ज्वाइन किया है। अगर ज्वाइन पहले किया है, रिज़ल्ट बाद में आता है, तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की डेट काउंट होगी। अगर उसने रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइनिंग डेट उसकी काउंट होगी। उसके बाद आपको रिसर्च स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी अगले 5 सालों के लिए। पहले 3 सालों के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, अगले 2 सालों के लिए आपको जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, जिसे SRF कहते हैं। और जो अभी अमाउंट मिनिमम है वो 35,000 है JRF के लिए, और SRF के लिए ये बढ़ाकर लगभग 40-45 हज़ार के आसपास है। तो बहुत अच्छा अमाउंट है। आप स्टडी के साथ साथ आप अर्निंग भी कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और साथ ही आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। UGC नेट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाता है। कुछ इस तरीके से वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का चूज करना है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। मैं इसको पढ़ लेता हूँ। द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर junior research fellowship and assistant professor will depend on the program performance of the candidate in both papers of UGC in aggregate। 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो जनरल पेपर होगा सभी के लिए कॉमन होगा वो। पेपर 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा। पहला पेपर होगा 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का ये होगा फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर आपका 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसके 200 मार्क्स होंगे। टोटल 300 मार्क्स क्वेश्चन पेपर होगा आपका दोनों पेपर, और इसी से आपकी मेरिट तय होगी। और अच्छी मेरिट में आते हैं तो आप JRF काउंट होंगे, थोड़ा कम रहते हैं तो आप नेट क्वालिफाई माने जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूरे देश में कहीं भी एलिजिबल रहेंगे आप। लेकिन उससे कम रहता है तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन साल में 2 बार दे भी सकते हैं आप, इसलिए अपने आपको कम मत हाँकिए और हिम्मत भी मत हारिए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो 1-2 बार ही। However, the candidate qualifying exclusively for research assistant professor will not be considered for the award of JRF. For example, आपने फॉर्म भरा है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला और आप हाई मेरिट में आ जाते हैं तो JRF काउंट नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने वहाँ सेलेक्ट जो फॉर्म भरते वक्त किया ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर किया है। तो अगर आप एलिजिबल हो, आपके एज क्राइटेरिया है, आप 30 साल से कम के और कैटेगरी में हैं तो 35 से कम के हैं, तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ पे क्लिक कीजिएगा, ताकि अगर हाई मेरिट में आए तो आप JRF क्वालिफाई भी माने जाए। Candidates appearing in UGC NET should thoughtfully select in application form whether they are applying for assistant professor or junior research fellowship and assistant professor। ये मैंने जैसे आपको बताया कि फॉर्म भरते वक्त आपने वहाँ सेलेक्ट करना है ऑप्शन कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही भर रहे हैं, जिसे हम सरल भाषा में नेट कहते हैं, या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप से भी आप नेट क्वालिफाई माने जाएंगे, लेकिन वो हायर रैंक होगा आपका, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने शुरू होगी। कैंडिडेट्स हु qualify the test for eligibility for assistant professor will be governed by the rules and regulations of recruitment of assistant professor of the concerned universities, colleges and state governments as the case may be। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो
रूल और रेगुलेशन जो रिक्रूटमेंट्स के हैं वो वेरिफिकेशन आपकी डॉक्यूमेंटेशन की होगी, वो कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी जो एज़ पर रूल और रेगुलेशंस इसके नॉर्म्स जो बने हैं यूसी गाइडलाइन के अंडर। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो रहेंगे वो मुख्यतः आपको 4 ऑप्शन चुनने होंगे प्रेफरेंस वाइज। जो पहला आपका प्रेफरेंस होगा नियर बाय आप चुनेंगे, दूसरा प्रेफरेंस भी उसके सराउंडिंग जो आपको नज़दीक पड़ता है। तो 4 जो ऑप्शन चुनने हो कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस वाइज चुनने कि सबसे पहला वही होगा जहाँ आपको नज़दीक रहता है, जहाँ आपको कंफर्टेबल रहता है और मैक्सिमम चांसेस भी रहते हैं कि आपके फर्स्ट ऑप्शन पे ही आपको सेंटर मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पास प्रेफरेंस पे आपको सेंटर ना मिल पाए, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो आपको सेकंड प्रेफरेंस पे सेंटर दिया जाएगा। तो ये डिसाइड आपने करना है कि पूरे देश में काफ़ी सेंटर हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, आप उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है। सब्जेक्ट्स जो यूसी नेट के जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स साइंस के सब्जेक्ट हैं आपके, तो उनका कोड और सब्जेक्ट उसकी डिटेल आपको यहाँ जो लिंक दिया गया है इस पे मिल जाएगा। इस पे क्लिक कीजिएगा, पूरी डिटेल उस सब्जेक्ट और कोड वाइज वहाँ पे मिल जाएगी और उसको प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करना है। फॉर्म भरते वक्त गलत ना कीजिएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 पेपर होंगे। पहला पेपर कॉमन पेपर होगा सभी के लिए, जिसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, जिसमें रिसर्च रीजनिंग एबिलिटी देखी जाएगी, आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखा जाएगा, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स देखी जाएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी और कंप्यूटर से जुड़ी स्किल्स को जांचा परखा जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। बीच में ब्रेक नहीं होगा, आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 3 घंटे दोनों पेपर्स के लिए आपको मिलेंगे। 180 मिनट्स होते हैं ये। दूसरा पेपर आपका अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आप एमए कर रहे हैं, जिसमें आप नेट देना चाह रहे हैं। वो 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा ये भी। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। हर ठीक आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एक अच्छी बात यह है कि इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, जो मोड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा, ऑनलाइन होगा आपका पेपर। पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे ही आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा, वहीं पे आपको क्लिक करना है, वहीं पे अपना आंसर भी सबमिट करना है। पेपर सेम डे होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। शिफ्ट वाइज होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ सब्जेक्ट्स का होगा, इवनिंग शिफ्ट्स में अलग सब्जेक्ट्स का हो सकता है और लगभग एक हफ्ता ये पेपर चलते हैं और रेंडमली चुने जाते हैं कि इस सब्जेक्ट का कौन सी शिफ्ट में होगा, कौन सी डेट को होगा, ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। एज क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि आप की क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए आपकी। अगर आप आखिरी साल में हैं, मतलब 2 सेमेस्टर वाइज हैं, 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, तीसरे सेमेस्टर में हैं, अगर ईयरली है तो 1 साल के बाद अगर दूसरे साल में आप प्रवेश कर चुके हैं तो आप नेट के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 3rd सेमेस्टर में अगर आप हों तो आप अपीयर हो सकते हैं। रिज़ल्ट आपका अपीयरिंग वहाँ पे आप मेंशन करेंगे फॉर्म, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में। लेकिन आपको विद इन ईयर 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, वरना ये जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है। 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए और कैटेगरीज़ के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। अगर आपकी परसेंटेज 50% कैटेगरीज़ के लिए नहीं बन पाती है और जनरल कैटेगरी के लिए 55 नहीं बनती है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अपने परसेंटेज को मेंटेन रखिएगा। तो जो सिलेबस है इस प्रकार से, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा आपका, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होगा, हायर एजुकेशन सिस्टम होगा। पेपर
डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें मेंशन होगा। तो ये 10 मोड होंगे, 10 टॉपिक होंगे, जिस पे आपको हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और 100 मार्क्स होगा। ये जनरल क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन पेपर होगा, ये सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक जैसा ही होगा। हालांकि शिफ्ट वाइज अलग अलग पेपर होगा, तो सब के लिए अलग शिफ्ट में अलग क्वेश्चन होंगे, अलग क्वेश्चन पेपर होगा। और जहाँ तक सेकंड पेपर है वो आपके सब्जेक्ट का होगा, उसका सिलेबस आपको यूजीसी की साइट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। हर सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ पे मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा और अपनी बुक्स मैनेज कीजिएगा, आपसे नोट बनाइएगा, और लगातार ओल्ड क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उससे आप टाइम मैनेजमेंट और स्किल सीखेंगे और अपनी कमी और खूबियों को भी समझेंगे। अगर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपके जॉब्स के क्या ऑप्शन रहेंगे, क्या क्या करियर बनेगा, इसमें क्या करियर के क्या ऑप्शन रहेंगे। एक, आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं पूरे देश में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ भी रिक्रूटमेंट्स होती है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी जॉब शुरू होगी, और हायर एजुकेशन में ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में भी आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी रिक्रूटमेंट्स होती है। नेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है, एक बार क्वालिफाई करने के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि टेट और सेंटर सी टेट में हुआ करता है, उसकी वैलिडिटी 7 साल या 10 साल की रहती है, इसमें ऐसा नहीं है।